आज हम बात करना चाहेंगे बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में, जहां पर सच और मीडिया रिपोर्टें हमेशा ही अलग दिखती हैं। इतना आज़ादी के कितने साल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना कमाने का रोजगार नहीं है। कोई भी इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है, बट इज्जत की जिंदगी जिलाने के लिए उनके पास वो चीज होना चाहिए ना। कौन है जीत के करीब और कौन है पीछे? चलिए तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते हैं बिहार इलेक्शंस। बिहार इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट, यहाँ पर 243 असेंबली सीट्स के साथ में वोटों की गति को डिसाइड करते हैं। वैसे तो हर बार बिहार इलेक्शन बदनाम है कि वहां पर वोट सिर्फ दो चीजों को देख के होती है, जाति और दारू। पर इस बार के इलेक्शनों में जनता को थोड़ा जागरूकता हुई है, तो जनता फोकस कर रही है डेवलपमेंट पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे। गैर मुस्लिम की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बात है समाज के लिए कुछ काम होना चाहिए। नितिन कुमार की जीडी और आरजेडी के तेजस्वी यादव के बीच में भारी टक्कर है, लेकिन दिक्कत क्या है? मीडिया पोल अक्सर पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं रियल कहानी से। जेडी महागठबंधन 5 सीटों को जीतता नजर आ रहा है और जनसुराज पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है, जबकि एआईएमआईएम पार्टी के खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो आज हम लेके आए असली ग्राउंड रिपोर्ट्स को लेकर कि क्या चल रहा है बिहार इलेक्शंस में, और देखते हैं क्या माहौल है बिहार इलेक्शन में बिहार का। गोदी मीडिया के जमाने में कि आपको जो टीवी पे सर्वे और मीडिया पोल्स दिखाए जाते हैं वो अक्सर झूठे ही होते हैं। इनमें से कोई भी मीडिया चैनल ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखता ही नहीं है कि असलियत में इलेक्शंस में चल क्या रहा है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में अक्सर वोटर, यूथ और फर्स्ट पार्टी वोटर्स हमेशा डगमगाते रहते हैं। अगर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, वहां तो अब भी जाति और लोकेलिटी के नाम पर वोट दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम गोदी मीडिया और रियलिटी का कंपैरिजन करेंगे, जो आपको भी पता चले कि सच्चाई क्या है बिहार इलेक्शंस की। नीतीश कुमार का फोकस डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे है। इन इलेक्शन में 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए, लेकिन याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। और वहीं तेजस्वी यादव यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट को हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं। और जब हम सरकार में आए केवल 17 महीने एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो हमारी सरकार ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान किया, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराया गया, और इस बात को हर कोई मानता है। इंडिया के इलेक्शन वैसे भी डिपेंड करते हैं फ्री बीस्ट के ऊपर। फ्री बीस्ट भी दो तरीके की होती है। एक फ्री बीस्ट वो होती हैं जो नेता आके स्टेज पे आके बोलते हैं आपसे, हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो करवा देंगे, आपके लिए ये कर देंगे। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। और दूसरी तरीके की फ्री बीस्ट खुले हम आपको रिश्वत देना, आपको बोल देना हर महिला के खाते में 10,000 रुपये आएंगे, देश के लिए हम ये बांट देंगे, फ्री में लैपटॉप बांट देना, फ्री में राशन बांट देना, मतलब खुले हम आपको फ्री में चीजें जो दी जाती। मैं फ्री बीस्ट के यहाँ पर आपको कुछ सैंपल दिखाना चाहूंगा, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि का दीदी तहत तो 30,000 महीना और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ऑफर कर रहे हैं। के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई या बहनों को, जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाए। और वहां पर मोदी सरकार तो पीछे रह ही नहीं सकती, तो मोदी सरकार की तरफ से 10,000 रुपए तो सीधे महिलाओं के खाते में डाल दिए जा रहे हैं। साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। नीतीश कुमार का यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट पे अलाउंसेस देना, तेजस्वी यादव का प्रॉमिस की हर घर में एक गवर्नमेंट नौकरी होगी। ये भी वादा किया है कि कोई बिहार में ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। और छोड़ा तो इन्होंने सरकारी एम्प्लॉयज को भी नहीं, वहां पर कह रहे हैं इनकी पेंशन बढ़ा दी जाएगी या उनकी पेंशन जिनकी नहीं है उनकी पेंशन बांध दी जाएगी। और ये फ्री बीस्ट और ये प्रोमिसेस हमारे बिहार की जनता को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। हमारे बिहार की जनता तो 2 साल का छोटा सा बच्चा है जिसको हम ये फ्री बीस्ट के नाम पे लॉलीपॉप दिखाते हैं और वो चुपचाप इनकी पार्टी को वोट दे के आ जाता है। एक बार ध्यान से सोचेंगे, ये हर साल आने वाले हर वो इलेक्शनों में हमेशा यही प्रोमिसेस होते हैं, पर क्या ये आपके पास सच होते हैं? या इलेक्शन खत्म होने के बाद इन टॉपिकों पर, इन बातों पर कभी कोई मुद्दा भी उठता है क्या? बिहार के अंदर में 7 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से मानिए 50% वोटर हमारा यूथ होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही खुद 21 लाख नौकरियां हैं, तो सोचिए 3 करोड़ यूथ को नौकरियां बिहार कैसे दे सकता है? पर हमारे बिहार के बहले पुसले लोग इनकी बातों में आकर इनकी पार्टी को वोट दे देते हैं,
नहीं तो ये सोचते हैं कि ये तो हमारी जात का है, हमारी कास्ट का है, हम उसको वोट दे देते हैं। कभी ये लोग ये नहीं सोचते कि ये सिर्फ 1 महीने की फ्री बीस जैसी चीज़ों पे, ये फ्री की साइकिल्स, फ्री की दारू, फ्री का राशन, फ्री की इनकी जो भी चीज़ें इलेक्शन के टाइम पे बांटी जाती हैं, आपको पता है उसके बाद अगले 5 साल तक आपको उनका दुगना तिगना 10 गुना वापस वसूला जाता है आपसे ही। सरकार आपको जितनी भी चीज़ें ये फ्री बांटती है, ये आपके पैसों से बांटती है। अभी तो इलेक्शन के टाइम में अपने प्रचार में, अपने रैली में ये इतने लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, पर उसके बाद वही रुपए आपसे टैक्स के तौर पे वसूले जाते हैं। अभी मैं इस बात पे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहूँगा, मैं वापस चलता हूँ अपने बिहार इलेक्शनों पर। बिहार इलेक्शन में बिहार के लोग सबसे ज़्यादा सिर्फ 3 चीज़ों की डिमांड करते हैं। पहली, रोजगार और जॉब अपॉर्चुनिटीज। दूसरी, एजुकेशन और हेल्थ केयर। तीसरी, लॉ एंड ऑर्डर। चलिए तो अब हम विस्तार में बात करेंगे रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 3.9%। जैसा कि हमारे तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के हर घर के अंदर में एक गवर्नमेंट नौकरी होगी। ये भी वादा किया है कि कोई बिहार में ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। बिहार के अंदर में टोटल जो वोटर हैं वो 7 करोड़ वोटर्स हैं और बिहार के अंदर में गवर्नमेंट नौकरी 12 लाख। तो सोचिए 7 करोड़ लोगों को वो 12 लाख नौकरियां कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या 12 लाख नौकरियों को वो 7 करोड़ तक कैसे बनाएंगे। गलती तेजस्वी यादव की नहीं है, गलती तो हमारी जनता की है, क्योंकि हमारी जनता है इतनी भोली कि कोई भी नेता है कुछ भी बोल जाए और वो विश्वास मान लेती है। बिहार से हर साल करीबन 80 लाख लोग जॉब के लिए और 22 लाख लोग रोजगार के लिए बिहार को छोड़कर अदर स्टेटों में जाते हैं। अगर मोटा मोटी लगाएं तो 1 करोड़ लोग हर साल बिहार छोड़कर बाहर स्टेटों में जाते हैं रोजगार के लिए, कमाने के लिए, अपनी फैमिली से दूर, फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए। आपको याद हो हाल फिलहाल में हमारी गवर्नमेंट में अडानी के लिए 1050 एकड़ का लैंड 1 रुपए की लीज पर दे दिया गया था, जिसका यूज अडानी अपना एक पावर हब बनाने के लिए यूज कर रहा है बिजली के लिए, जिसके लिए हमारी सरकार कह रही थी इससे हमारे बिहार के लिए बिजली सस्ती हो जाएगी। पर कुछ आंकड़ों के मुताबिक वैसे तो बिजली सस्ती नहीं होगी। ऊपर से क्या सरकार ने ये प्रॉमिस किया कि हमारे 20% यूथ को वहां पर रोजगार दिया जाएगा उस पावर हब के अंदर में। सिर्फ ये झूठी खबरें और झूठी अफवाहें फैला दी कि इससे हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा जब वहां के यूथ को नौकरी ही नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। बिहार के लोगों से यही कहूंगा कि जो ये वादे कर रहे हैं इनसे जवाब मांगे कि आप ये चीज कैसे करेंगे। चलते हैं अब अपने दूसरे मुद्दे पे, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। वैसे तो एजुकेशन का सबसे बुरा हाल मैंने तो बिहार के अंदर ही देखा है, जहाँ के टीचर खुद ही एजुकेट नहीं है, वो बच्चों को तो क्या ही एजुकेशन दे रहे होंगे। रही बात हेल्थ केयर की, आप खुद ही ये हालत देखिए बिहार के हॉस्पिटलों की। शायद इससे ज़्यादा अच्छी तो हमारे यहाँ के जानवरों के हॉस्पिटलों की भी हालत होगी। बिहार का तो लिटरेसी रेट भी 74 है, क्योंकि बिहार के स्कूलों की हालत आप देखेंगे तो वहाँ पर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों के पास प्रॉपर बैठ के पढ़ने के लायक बेंचें भी नहीं हैं। वैसे सही बात है, उनके एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान दे भी क्यों, क्योंकि अगर बच्चे और वहाँ के यूथ अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो इन नेताओं की बहरी की पुसली बातों में आएगा कैसे। जाति और धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं, उनसे वोट लेते हैं इन मुद्दों पर। बिहार का यूथ अगर पढ़ लेगा तो अपना हक मांगेगा, जो हक नेता अपनी जेब में भरकर चलते बनते हैं। बिहार के एजुकेशन की और नॉलेज की समझ तो लोगों को इतनी है कि उनके लिए फिलहाल टाइम पे सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, सिर्फ उनके लिए इतनी ही बेसिक नीड है जो उनको सरकार फ्री में देती रहती है। चलो अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पे, लॉ एंड ऑर्डर। वैसे तो बिहार के साथ में लॉ एंड ऑर्डर को जोड़ते हुए मुझे खुद हंसी आती है, क्योंकि बिहार के लोगों को शायद लॉ एंड ऑर्डर का मतलब requested them to let the ambulance go. He's saying to the person in front that if the rule of 1990 comes back, they will throw you down from the मतलब क्या, शायद उन्हें नाम ही नहीं पता हो लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है। and escape. हाँ भाई हाँ, बिहार के लोगों को क्या ही पता होगा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, या बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी सरकार क्यों ही करवाएं, जहां पर खुलेआम गोलियां चल जाती हैं। एसी कोचों के अंदर में लोग जनरल डिब्बों की तरह भर जाते हैं। रात को खुलेआम अगर कोई जा रहा है तो रात को उसको अटैक कर दिया जाता है, लूट लिया जाता है। जहां पर महिलाओं के साथ में रेप होता है और उनको रात को 2-2 बजे उनकी बॉडियों को जला दिया जाता है, और अगर इन सब चीज़ों के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो उसको ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है। शायद ही किसी और राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के अंदर इतनी गंदी हालत होगी जितनी बिहार के अंदर है। अब आप अगर चेक करें ग्राउंड रियलिटी और गोदी मीडिया की न्यूज़ों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। वैसे तो हाल फिलहाल में महागठबंधन अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, पर जेडी ट्रेडिशनल में स्ट्रॉन्ग होल्ड एज
कर रहा है। और रही बात बीजेपी की, फिलहाल टाइम पे तो कुछ लिमिटेड है, पर बीजेपी वोट चोरी करने में तो एक्सपर्ट है ही। इसलिए तो फिलहाल टाइम पे ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि कौन सी पार्टी जीत सकती है और कौन सी पार्टी हार सकती है, क्योंकि हमारे बिहार के लोग एक दिन पहले भी 70 रुपये का पौवा पी के अपनी वोट इधर से उधर भी कर सकते हैं। किसी को मेरी ये बातें बुरी लग रही हो तो ये सच्चाई है। असली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे यूथ को और हमारे लोगों को यही नहीं पता है कि हमें किस मुद्दे पे सरकार से जवाब मांगना चाहिए या क्या मुद्दा हमें उनके सामने रखना चाहिए जो हमारे वो इलेक्शन जिस बेस पे हम उन्हें वोट दें। तो दोस्तों, ये थी बिहार इलेक्शन 2025 की पूरी रियलिटी। बस मैं बिहार के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये फ्री के गिफ्टों को देखकर या ये चंद रुपयों को देखकर अपना वोट ऐसे ही किसी नेता को ना दें। सोच समझकर और उनसे अपना हक मांगिए, उसके बाद उन्हें वोट करिए। आप अभी के कुछ महीने देखकर अगर उनको वोट देते हैं तो याद रखिए बाकी 4 साल भी आपको उसी नेता के साथ बिताने होते हैं जब वो आपको कुछ पूछते भी नहीं है। चलिए तो मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बने रहिए मेरे साथ में ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।